हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने नाभिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ को इलुस्ट्रेट करके पढ़ा था, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, इस यूनिट का एक अलग ही पार्ट है ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट दो भागों में बंटी हुई है, तो जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम्स के बारे में। ओके, सो व्हाट इज ड्यूट्रॉन। सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि ड्यूट्रॉन होता क्या है। तो वी नो कि 1H1 ये क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक Z इज इक्वल्स टू 1 एंड A इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ड्यूट्रॉन जो है ना वो हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक है, ठीक है, आइसोटोप है 1H2। इसको हम 1H2 भी लिखते हैं, जिसके लिए Z की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 2 हो जाती है। और साथ में इसको हम ड्यूट्रॉन कहने की वजह से 1D2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे कि इसमें एक प्रोटॉन है, 2 इसकी द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। 1 जो है वो क्या है, Z, और 2 जो है वो A है हमारा, ठीक है। A क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। तो जो A है वो 2 है और प्रोटॉन की संख्या 1 है, इट मीन्स कि न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 है। मतलब ड्यूट्रॉन में क्या होता है, एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का क्या है, एक समस्थानिक है। नाउ इट इज़ अ वीकली बाउंड सिस्टम। ये एक दुर्बलता बद्ध निकाय है, ठीक है। ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि ये दुर्बलता बद्ध है, इसके लिए हम, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि स्थायित्व की व्याख्या करती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। यही बताएगा हमें कि ये दुर्बल है या फिर प्रबल है। तो देखते हैं हम इसके लिए, सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में, कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना नाभिक के अंदर, उनको जो बाउंड करके रखती है। मतलब अगर किसी नाभिक को हमें तोड़ना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो नाभिक ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी, अब हम इसकी कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मतलब जो प्रायोगिक रूप से प्रेक्षित प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी इसकी जो है वो है 2.2245 प्लस माइनस 0.0002 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ इतनी ही होती है, ठीक है। नाउ इसके स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। अब इसमें देखिए इसकी बाइंडिंग, अब इसमें हम ये जो है ये लगभग एरर को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी मेन बाइंडिंग एनर्जी हम इसको ही लेके चलते हैं। तो इसमें कितने न्यूक्लियन हो गए, न्यूक्लियन मतलब कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसमें एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है, इट मीन्स 2 न्यूक्लियन है इसमें। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए इस बाइंडिंग एनर्जी में 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 ही न्यूक्लियन है इसके अंदर। तो जब इसमें 2 से डिवाइड किया तो इट इज़ 1.11225 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नाउ अब इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी के लिए देखो A इज इक्वल्स टू 4, A इज इक्वल्स टू 4 होता है हीलियम के लिए। हीलियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2He4, जहाँ पे 2 जो है प्रोटॉन नंबर्स है और 4 जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिक्स, इट मीन्स A है जो 4। हमारा जो A इज इक्वल्स टू 4 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आती है, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आती है वो होती है 7.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम खुद ही देख सकते हैं कि इस 7.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1122 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये यही शो करता है कि जो ड्यूट्रॉन है वो बहुत दुर्बलता बद्ध निकाय है, ठीक है। इसका मतलब कि देखो सिर्फ इतने से नंबर से कितना फर्क पड़ जाता है, A इज इक्वल्स टू 2 और A इज इक्वल्स टू 4, सिर्फ इतने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि इट इज़ अ लूजली बाउंड स्ट्रक्चर। नाउ अब देखो हमने आइसोस्पिन की बात की थी, तो इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम मतलब कुल कोणीय संवेग के संगत जो इसका आइसोस्पिन होता है, या फिर हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं I से, उसकी वैल्यू होती है 1H क्रॉस। देखो इसको हम है ना ग्राउंड स्टेट में 1H क्रॉस मानते हैं। बेसिकली जो ड्यूट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, लेकिन हम जो I यहाँ पे लिख रहे हैं ये आइसोस्पिन, ये 1H क्रॉस किसके लिए होगा, ग्राउंड स्टेट के लिए। ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट के लिए टोटल कोणीय संवेग के संगत आइसोस्पिन की वैल्यू ये होगी, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसके अंदर हमने कल ही बताया था कि आइसोस्पिन क्या होता है, नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन,
नॉर्मली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। अब हाइजेनबर्ग ने बताया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए हमें एक आई नाम का क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करना पड़ेगा जो बताएगा कि ये न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है। तो ये वही आई है जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1h क्रॉस हो जाएगी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण जो होता है एक्सपेरिमेंटली मेजर वो ये है ड्यूट्रॉन के लिए 0.857414 प्लस माइनस 0.000019 म्यू एन। अब म्यू एन जो है ना ये है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। हमें पता होता है कि जो म्यू बी भी नापते हैं हम, एक होता है म्यू एन, दोनों ही मात्रक है। म्यू बी जो है वो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण की बात आएगी ना उसमें कंसिडर करेंगे। म्यू बी होता है EH क्रॉस अपॉन 2me। me जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E जो है आवेश है, H क्रॉस एक नंबर वो हो गया कांस्टेंट हो गया, 2me। me क्या हो गया हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यू एन जो है वो है EH क्रॉस अपॉन 2mp या mn। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सेम ही होते हैं। तो ये होता है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ये होता है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन को हम उस टाइम कंसिडर करते हैं जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन या उसके किसी कोणीय संवेग के रेस्पेक्ट में चुंबकीय आघूर्ण निकाल रहे होते हैं। और म्यू एन या फिर न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, नाभिकीय मैग्नेटॉन हम कब कंसिडर करते हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हो नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण की बात कर रहे हो, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन्स की ही बात की जाती है, ठीक है। अब देखो म्यू पी प्लस म्यू एन, मतलब ड्यूट्रॉन में क्या है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ही तो है। हम क्या करेंगे, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन की चुंबकीय आघूर्ण को ऐड कर लेंगे। तो प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण होता है 2.7927, ठीक है, और न्यूट्रॉन का होता है -1.9131 म्यू एन, जो कि क्या है हमारा मात्रक न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ठीक है। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, हम बेसिकली ये मान सकते हैं ना कि म्यू डी भी, या फिर हम जो कह रहे हैं कि ड्यूट्रॉन का जो ड्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बैठा है, तो इन दोनों को ऐड करने से मिल जाएगा। बेसिकली हमने इसमें भी यही किया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड किया है और ये देखा है कि ये सेम आ रहा है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू है हमारी वो आएगी 0.8796। लेकिन म्यू डी, न्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कितना दे रखा है हमारे पास, 0.85741, तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग कंसिडर करके उनकी चुंबकीय आघूर्ण को जोड़ने पर जो वैल्यू मिलती है वो ड्यूट्रॉन से जो हमें वैल्यू मिल रही है चुंबकीय आघूर्ण की उससे ज़्यादा मिलती है। नाउ क्वाड्रुपल मोमेंट, क्वाड्रुपल मोमेंट जो होता है इसका वो जीरो नहीं होता है। जीरो नहीं होता है मतलब क्या है कि ये स्पेरिकल सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इसमें जो आवेश का वितरण है नाभिक में वो सिमेट्रिक नहीं है, वो असममित है। फिर इसके लिए Q जो है वो मिलता तो बहुत कम है बट एक फिक्स वैल्यू मिलती है इसकी, ये वैल्यू होती है 0.00282 बार्न। कल ही हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज बार्न, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, ओके, ये बार्न का मतलब है। ओके, देन doesn't possess stable excited state and always stay in grounded state। ये है ना, इसकी कोई भी स्टेबल एक्साइटेड स्टेट नहीं होती है, मतलब कोई स्थायी उत्तेजित अवस्था नहीं होती है। ये हमेशा क्या होता है अपनी ग्राउंड स्टेट में बैठा रहता है। ड्यूट्रॉन जो है वो हमेशा अपनी ग्राउंड स्टेट में बैठा रहता है क्योंकि इसकी कोई स्टेबल वो एक्साइटेड स्टेट नहीं होती है, ठीक है। स्टेबल एक्साइटेड स्टेट नहीं होने की वजह से ये हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहेगा। 7th पॉइंट, पैरिटी, हमेशा ये ग्राउंड स्टेट में रहेगा, तो पैरिटी हम ग्राउंड स्टेट के लिए काउंट करेंगे। ग्राउंड स्टेट के लिए जो इसकी पैरिटी होती है वो इवन पैरिटी होती है, मतलब समता होती है, ठीक है। रेडियस जो है इसकी वो लगभग 2.1 फर्मी होती है। FM का मतलब होता है फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर, फर्मी बोलते हैं उसको, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। नाउ अब देखो म्यू पी म्यू एन माइनस म्यू डी, हम अब अंतर कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलग अलग चुंबकीय आघूर्ण को जोड़ने के बाद में और न्यूट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो उसमें से माइनस कर देते हैं। यानी कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ दिया और न्यूट्रॉन का निकाल लिया और अंतर देख रहे हैं कि इन दोनों में अंतर क्या आ रहा है। तो इनमें अंतर आता है 0.0222
म्यू एन न्यूक्लियर मैग्नेटॉन का, ठीक है। ये अंतर क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर हम ये अंतर बहुत छोटा सा हो गया, अगर हम इस अंतर को नेग्लेक्ट कर दें तो हम क्या मानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो स्पिन है, मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट लगभग एक ही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। देखो हर एक स्पिन, या हम कह सकते हैं कि हर एक एंगुलर मोमेंटम के साथ में एक मैग्नेटिक मोमेंट वो होता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है हमेशा। जैसे अगर आप एल वेक्टर की बात कर रहे हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग म्यू एल होगा, एस की बात कर रहे हो तो म्यू एस होगा, जे की बात कर रहे हो तो म्यू जे होगा। तो हर एक कोणीय संवेग के संगत एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो देखो अगर ये प्रोटॉन का स्पिन की डायरेक्शन है तो ये इसके संगत प्रोटॉन के लिए क्या आ गई, चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन। अगर ये न्यूट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन है तो देखो हमने देखा कि प्रोटॉन के लिए 2.7927 म्यू एन ये वैल्यू आती है, जबकि न्यूट्रॉन के लिए क्या आती है, -1.9131, मतलब प्रोटॉन से कुछ कम और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो स्पिन तो सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया, म्यू एन को अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। और जितना म्यू पी है, म्यू पी इतना बड़ा है, इसकी तुलना में म्यू एन हमने छोटा बनाया है, क्योंकि देखो परिमाण जो है ना न्यूट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कम है इसलिए। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखो अगर ये म्यू पी था, ये म्यू एन था, तो ये इतना जो बचा ये क्या बन गया, म्यू पी प्लस म्यू एन। ऐसे किया, ये म्यू पी है, इसमें से इतना म्यू एन माइनस कर दिया तो ये म्यू पी प्लस म्यू एन हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नेज स्पिन होता है वो होता है एस पी प्लस एस एन दैट इज इक्वल्स टू 1। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पिन को ऐड करने के बाद में जो टोटल स्पिन मिलता है न्यूट्रॉन के लिए वो होता है 1, ओके। सो गाइस, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे पास। अभी रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए हैं एनपीटीईएल की साइट पे, ठीक है। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोर्स चूज़ करके और उसका एग्ज़ाम दे के, फ्री में इसका एग्ज़ाम वगैरह सब दे के, और आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं। और साथ में ही अगर आप एग्ज़ाम ना भी दे तो इसका आपको एक ये बेनिफिट होगा कि आप इसकी कुछ अच्छी चीज़ें गेन कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी या किसी भी टाइप का कोई भी कोर्स इस पर अवेलेबल है, आप इस पर कोई ना कोई कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये साइट है https:/onlinecourses.nptel.ac.in। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तब आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। आप कोर्स में डिसाइड भी कर सकते हैं आपको फिजिक्स का करना है, केमिस्ट्री का करना है, मैथ्स का करना है। एनरोलमेंट अभी शुरू हो चुके हैं, जुलाई तक आप एनरोल कर सकते हो खुद को, और उसके बाद में वीक टू वीक इसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। सो गाइज, कोई ना कोई कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कौन कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है, ओके। बाय।